संख्या पद्धति चैप्टर अभी हमारा एंड नहीं हुआ है। संख्या पद्धति चैप्टर एंड करेंगे, कोशिश करेंगे बेटा। पढ़ा रहे हैं हम कक्षा 9। और फिर मैं बता दूं कि मैं अपनी स्पीड को अब थोड़ा स्लो कर रहा हूं, क्लियर बोलने की कोशिश कर रहा हूं। कुछ छात्रों को समझ में नहीं आ रहा था तो मैंने अपनी लैंग्वेज को थोड़ा सा स्लो डाउन करा है। जिसको स्पीड तेज करनी है वो यूट्यूब पर ऑप्शन होते हैं स्पीड को तेज बढ़ाने के, वो ऑप्शन से कर ले। उदाहरण 2 है एनसीईआरटी का। 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 2 विधियां होती हैं, कम से कम 2 विधियां, विधियां बहुत है, कम से कम लिखा है उन्होंने। कम से कम मतलब कई मेथड हैं। हमने कहा था कि अगर कोई परिमेय संख्या ज्ञात करें तो परिमेय संख्याएं वह संख्या होती है जिनको P/Q या P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहां P और Q दोनों ही पूर्णांक होंगे और Q 0 नहीं होगा। इसके साथ साथ एक कंडीशन और थी कि P और Q में कोई कॉमन उभयनिष्ठ नहीं होगा। उभयनिष्ठ नहीं होने के लिए, ठीक है, उभयनिष्ठ कॉमन नहीं होगा। कॉमन होगा तो कॉमन काट के संख्या करेंगे। आपको याद होगा कि R और S के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए आपने R और S को जोड़ते हैं, उसे 2 से भाग देते हैं, पता ही है आपको। तो 1 और 2 को जोड़ो और भाग करो। 1 और 2 को जोड़ेंगे और 2 से भाग करेंगे तो क्या आ गया, 3/2 आ गया। इस प्रक्रिया आप 1 और 2 के बीच 4 और परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अब 3/2 आ गया तो 3/2 के बीच में निकाल लो, 3/2 2 के बीच में निकाल लो। 3/2 और 1 को जोड़ो और फिर उसको आधा कर लो। 2 एकम 2, 2 3 5/2, 2 2 कितना हो गया, 4 हो गया। क्या हो गया, फिर आप 3/2 और 2 को कर लो। 3/2 प्लस 2/1 को जोड़ के आधा कर लो। 2 दूनी 4 3 7/2, 7/4 हो गया। कितना हो गया, 7/2 दूनी 4 3 7/2 और 4 हो गया। तो इस तरह संख्याएं निकलती जाएंगी। ये संख्याएं तो निकालने का तरीका है, जितनी संख्या आप निकालना चाहो उस संख्याओं के बीच में निकालो। एक और मेथड है, एक अन्य विकल्प है कि एक ही चरण में सभी 5 परिमेय संख्याओं को ज्ञात करने के लिए हम क्या करें, एक एक्स्ट्रा कर लें। हम 5 + 1 अर्थात जितनी निकालनी 6 को लेकर 1 और 2 के बीच परिमेय संख्याओं के रूप में लिखते हैं। अब 1 है, 1/1 होता है बेटा, 1/1 होता है। इसको 6 से गुणा करें, 6 से भाग करें, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो कितना हो गया बेटा, 6 कम 6/6 हो गया। इस तरह 2/1 है, उसको भी 6 से गुणा और 6 से भाग कर लिया। नीचे का नंबर सेम होना चाहिए, हर सेम होना चाहिए। 1 और 2 के नीचे का नंबर सेम है। 1 और 2 के बटे में कितना होता है, 1 होता है। आप अच्छी तरह जानते हैं हर में कितना होता है, 1 होता है। तो हर में जब 1 है तो इसको 1 और 2 के बीच में संख्याएं ज्ञात ना हो तो 1 अंक बढ़ाकर जितनी संख्याएं निकालनी है उससे 1 एक्स्ट्रा करके, 5 और 1 एक्स्ट्रा करा तो कितना हो गया बेटा, 6 हो गया। कितना हो गया, 6 से गुणा या भाग कर लें, ऊपर नीचे क्या कर लें, 6 से गुणा भाग कर लिया। अभी कितना हो गया, 6/6 हो गया और 12/6 हो गया। अब इनके बीच में संख्या कितनी होंगी, 5 संख्या निकल सकती हैं। 7 है इनके बीच में, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है। सभी 1 और 2 के बीच में संख्या आ गई, आसान हो गया है सवाल, ठीक है। इस तरह से संख्याएं हो गई। ध्यान रखें कि संख्या ये नहीं होंगी, अनंत संख्याएं होंगी। आते 1 और 2 के बीच संख्याएं हैं बेटा, इतनी संख्या होती है कि आप नहीं करेंगे। इस पॉइंट को यहाँ पढ़ते हैं। ध्यान दीजिए कि उदाहरण 2 में 1 और 2 के बीच स्थित केवल 5 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए कहा गया था, परंतु आपने यह अवश्य अनुभव किया होगा कि वस्तुतः 1 और 2 के बीच अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं। इसलिए इनके आंसर पे हम लिखते हैं इसी प्रकार, एंड सो ऑन। जब हमने संख्याएं ज्ञात करेंगे तो उसके आगे लिख देते हैं एंड सो ऑन, या इसी प्रकार अन्य। इसी प्रकार अन्य संख्याएं और हो सकती हैं। व्यापक रूप में, बड़े रूप में, किन्हीं 2 दी हुई परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं। चलिए आते हैं, आइए हम संख्या रेखा को पुनः देखें कि आपने इस रेखा पर स्थित सभी संख्याओं को ले लिया है। अभी तक तो नहीं। ऐसा होने का कारण यह है कि संख्या रेखा पर अपरिमित रूप से अनेक संख्याएं बची रहती हैं। आप द्वारा उठाई गई संख्याओं के स्थानों के बीच रिक्त स्थान है, और रिक्त स्थान न केवल 1 या 2 हैं बल्कि अपरिमित रूप से अनेक है। आश्चर्य की बात है कि कोई किन्हीं 2 रिक्त स्थानों के बीच अपरिमित रूप से अनेक संख्याएं स्थित होती हैं। अतः हमारे सामने निम्नलिखित प्रश्न बचे रहते हैं। संख्या रेखा पर बची संख्याओं को क्या कहा जाता है, इन्हें हम किस प्रकार पहचानते हैं, अर्थात इन संख्याओं, परिमेय संख्याओं के बीच हम किस प्रकार भेद करते हैं। 2 टाइप की होती है, परिमेय और अपरिमेय। इसमें अनुच्छेद में जाएंगे। सवाल आते हैं, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? बिल्कुल है। 0/1 है। 0 क्या हो गया, P हो गया, 1 क्या हो गया, Q हो गया। इनमें कोई कॉमन भी नहीं है कि कॉमन 1 के अलावा लिया जाता है। 1 और 0 को कॉमन नहीं माना जाता है। कॉमन 1 तो हमेशा होगा ही, ठीक है। तो कॉमन नहीं है। और दूसरी बात, ऊपर का, नीचे का 0 नहीं होना चाहिए। नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, तो ये लागू हो रही है। ऊपर वाला 0 हो सकता है, P 0 हो सकता है, Q 0 नहीं होता। तो ये
शून्य एक परिमेय संख्या है। दूसरा सवाल, हाँ यस बता दिया मैंने, P अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख दिया, P अपॉन क्यू, P जीरो है, क्यू जीरो नहीं होता, ये हो गया। 2 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या कीजिए बेटा, 3 और 4, 3/1 लिख दिया, 4/1 लिख दिया। आप कितनी संख्या निकालनी है बेटा, 6 निकालनी है। 6 निकालनी है तो 1 बढ़ा लेंगे, 6 + 1 कितना हो गया बेटा, 7 हो गया। 7 से ऊपर नीचे गुणा और भाग कर देंगे, 7 से गुणा करिए, 7 से भाग करिए। 3 सत्ते 21/7 हो गया, वह 4 सत्ते 28/7 हो गया। अब 21 28 के बीच में कितनी संख्या होंगी, संख्याएं क्रमशः क्या होंगी बताओ, क्रमशः 22, 23, 24, 25, 26 और 27 होंगी, और बटे में कितना है, 7 है। 7 7 7 7 7 और 7, कितनी संख्या होंगी बेटा, 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या ज्ञात हो गई। ठीक है, चलिए 3/4 बीच पर 5 पर संख्या लिख लो। पहले नीचे का हर सेम करेंगे, ध्यान रखना, अगर हर सेम है तो ठीक है, और हर सेम नहीं है तो पहले हर सेम करेंगे। और हर सेम करने के लिए, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए आप एलसीएम लेते हैं, हर को समान बनाने के लिए आप लासा लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। नीचे दिए गए कथन सत्य है, सत्य कारण साथ होंगे। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, गलत है। प्राकृत संख्याएं बिल्कुल सही है, सॉरी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है, प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। प्राकृत संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 5 6 होती है, और पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 1 2। हमने कहा जिसको लगाते हैं उसको लागू करते हैं। क्या 1 पूर्ण संख्या है, हाँ है। क्या 2 पूर्ण संख्या है, हाँ है। 3 क्या पूर्ण संख्या है, हाँ है। 4 पूर्ण संख्या है, हाँ है। लेकिन उल्टा इसका सही नहीं होगा, ये सही है, सिस्टम सही है। पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 5 है, और प्राकृत संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 है। क्या 0 पूर्ण संख्या है, नहीं है। तो क्या पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं है, प्राकृत संख्या नहीं है, उल्टी स्टेटमेंट इसकी फॉल्स होगी। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का, ये ट्रू है, ये क्या सत्य है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्णांक लिखते हैं, पूर्णांक क्या है बेटा, पूर्णांक को लिखते हैं, पूर्णांक होते हैं प्लस माइनस, पहले प्लस के 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है। अब बेटे इसमें -1 लेना है, -1 -2 -3 है। क्या -1 पूर्ण संख्या है, नहीं है। क्या -2 पूर्ण संख्या है, नहीं है। क्या -3 पूर्ण संख्या है, नहीं है। तो ये फॉल्स हो गया, झूठ हो गया। क्या हो गया, पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं है, लेकिन पूर्ण संख्या पूर्णांक है। पूर्ण संख्याओं को जिसको लगाना होता है उसको टेस्ट करते हैं, जिस पर लगाते हैं। पूर्णांक को टेस्ट करना है पूर्ण संख्या पर, सारे पूर्णांक लिखकर एक एक अंक को टेस्ट कर लें आप, कुछ भी अंक अगर रह गया तो आप समझ लें वो स्टेटमेंट फॉल्स है, झूठ है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है। परिमेय संख्या लिख देते हैं 2/3 बेटा। क्या 2/3 पूर्ण संख्या है, नहीं है बेटा। परिमेय संख्या होती है जिसको हर P अपॉन Q की फॉर्म लिखें, और Q 0 ना हो, और इसमें कोई कॉमन ना हो, ये परिभाषा है। 2/3 परिमेय संख्या है, लेकिन परिमेय संख्या पूर्ण नहीं है, तो ये भी फॉल्स हो गया। अब परिमेय संख्याओं को परिभाषा भी थोड़ी दे देता हूं। अपरिमेय संख्याएं, पिछले अनुच्छेद में हमने देखा है कि संख्या रेखा पर ऐसी संख्याएं भी हो सकती हैं जो परिमेय संख्याएं नहीं है। इस अनुच्छेद में अब हम इन संख्याओं पर चर्चा करेंगे। अभी अब तक हमने जिन संख्याओं पर चर्चा की है वे P अपॉन Q के रूप की है, जहाँ P और Q पूर्णांक है। दो स्टेटमेंट लिखते रहो, Q शून्य नहीं है, और साथ में इनमें कॉमन भी नहीं है, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, ये स्टेटमेंट पूरी रहेगी। ये प्रिंट कर सकते हैं, क्या ऐसी संख्याएं जो इस रूप की नहीं होती हैं, वस्तुतः ऐसी संख्या होती हैं। अब कौन होते हैं, क्या होते हैं, थोड़ा सा ग्रीस के बारे में पढ़ते हैं। लगभग 400 ईस्वी पूर्व ग्रीस के प्रसिद्ध गणितज्ञ और दार्शनिक पाइथागोरस, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है पाइथागोरस, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, बहुत पढ़ी आपने। ने अनुयायियों ने, पाइथागोरस नहीं, उनके फॉलोअर्स ने, उनके यूनिवर्सिटी थी, पूरी कॉलेज था, न्यूटन का भी ऐसी पूरा कॉलेज यूनिवर्सिटी था, उनके फॉलोअर्स थे, उनके स्टूडेंट थे। संख्याओं का सबसे पहले पता लगाता है, इन संख्याओं को अपरिमेय संख्या कहते हैं, क्योंकि इन्हें पूर्णांकों के अनुपात के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर ले। पाइथागोरस के एक अनुयायी क्रोटन और हिपाक्स के द्वारा पता लगाई गई अपरिमेय संख्याओं के संबंध में अनेक किंवदंतियां हैं। किंवदंतियां मतलब कपोल कल्पनाएं, बातें उल्टी सीधी कर देते हैं, जिनका कोई सबूत नहीं होता, पता नहीं होता, सच भी हो सकता है, झूठ भी होता है। हिपाक्स का एक दुर्भाग्यपूर्ण अंतर रहा, जिसका कारण इस बात की खोज हो कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, या इस खोज के बारे में बाहरी दुनिया को उजागर करना हो। दुर्भाग्यपूर्ण अंतराल। पाइथागोरस के चित्र आपके सामने।
अब हम इसकी औपचारिक परिभाषा दें, अपरिमित संख्या होती है। संख्या s को अपरिमित संख्या इर्रेशनल नंबर कहा जाता है यदि इसे p/q के रूप में ना लिखा जा सका हो और p और q पूर्णांक हो और q शून्य नहीं हो। अतः आप जानते हैं कि अपरिमित रूप से अनेक परिमित संख्या होती है, इस प्रकार अपरिमित संख्याएं भी अपरिमित रूप से होती हैं। अपरिमित संख्याएं भी अपरिमित रूप से होती हैं। इसका कुछ उदाहरण है √2, √3, √5 और पाई। पाई में छात्रों को बहुत कंफ्यूजन होता है। ध्यान रखने जिसका अंडर रूट जिसका वर्गमूल सॉल्व नहीं होता है पूरी तरह से पूर्णांक के रूप में, जैसे 4 का तो हो जाएगा 2, 9 का हो जाएगा 3, लेकिन जिसका वर्गमूल पूरी तरह से नहीं होता है वो अपरिमित संख्या होती है। पाई की वैल्यू आप 22/7 लेते हैं, लेकिन 22/7 नहीं होती है, ये मानी जाती है। असलियत में इसकी वैल्यू 3.14 ... अनंत काल तक इसके नंबर उल्टे सीधे चल रहे थे। दशमलव के बाद जिनकी संख्याओं का पैटर्न अलग अलग होगा, सेम नहीं होगा, वो क्या लाएगा? 1 0 है, फिर 1 1 0 है, फिर 1 1 1 0 है, फिर 1 1 1 1 0 है। इन हर बार नंबर पैटर्न बदल रहा है। पैटर्न अगर बदलेगा तो और अनंत काल तक चलेगा तो वो संख्या अपरिमित कहलाएगी। उसको p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते आप। यदि आपको जब कभी हम प्रतीक वर्गमूल का प्रयोग करते हैं तब हम ये मान चलते हैं कि संख्या का धनात्मक वर्गमूल आता है √4 = 2 है, जबकि 2 और -2 दोनों ही संख्या 4 के वर्गमूल है, आप जानते हैं। ऊपर दी गई कुछ अपरिमित संख्याओं के बारे में आप जानते हो। उदाहरण के लिए ऊपर दी गई अनेक वर्गमूलों संख्या पाई से आप परिचित हो चुके हैं। पाइथागोरस के अनुयायियों ने सिद्ध किया है कि √2 एक अपरिमित संख्या है। बाद में 425 ईस्वी पूर्व के आसपास साइरीन के थियोडोरस ने दर्शाया था कि √3, √5, √6 सभी भी अपरिमित संख्याएं हैं। आदि के अपरिमित के उत्पत्तियों पर चर्चा कक्षा 10 में की जाएगी, जहां तक पाई का संबंध हजारों वर्षों से विभिन्न संस्कृतियां इससे परिचित रही हैं। पाई का संबंध हजारों वर्षों से विभिन्न संस्कृतियां इससे परिचित रही हैं। 1700 ईस्वी के अंत में ही लैम्बर्ट और लेजेंडर ने सिद्ध किया था कि यह एक अपरिमित संख्या है। अगले अनुच्छेद में हम इस बात पर चर्चा करेंगे 0 पॉइंट और यह अपरिमित क्यों है। चलिए देखते हैं क्यों है भाई। आइए हम पिछले अनुच्छेद के अंत में उठाए गए प्रश्नों पर पुनः विचार करें। इसके लिए परिमित संख्याओं वाला थैला लीजिए। अब यदि हम थैले में सभी अपरिमित संख्याएं भी डाल दें तो क्या अब भी संख्या रेखा पर कोई संख्या बची रहेगी? इसका उत्तर है नहीं। परिमित संख्या डाल दिया, अतः एक साथ ली गई सभी परिमित संख्याओं अपनी संख्याओं के संग्रह से जो प्राप्त होता है उसे वास्तविक संख्याएं कहते हैं। वास्तविक संख्याएं सारी परिमेय और सारी अपरिमेय। नोट कर लें, पॉइंट टू बी नोटेड मेरॉड। सभी परिमित संख्या और अपरिमित संख्याओं के संग्रह से जो प्राप्त होता है उसे वास्तविक संख्या रियल नंबर्स कहा जाता है। इसे कैपिटल R से प्रदर्शित किया जाता है, R कैपिटल R रियल नंबर। अतः वास्तविक संख्या या तो परिमेय या अपरिमेय संख्या हो सकती है। अतः हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक वास्तविक संख्या को संख्या रेखा के अद्वितीय बिंदु से, इसको वास्तविक संख्या को कहीं ना कहीं बिंदु है, वो बिंदु वास्तविक संख्याओं का होगा। वास्तविक संख्याओं में दोनों संख्याएं हैं बेटा, परिमेय और अपरिमेय। यानी परिमेय को भी हम नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं संख्या रेखा पर, और अपरिमेय को भी नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं। और उस रेखा पर वो बिंदु एक ही होगा, वो बिंदु उसी को रिप्रेजेंट करेगा। मान लो √3 का बिंदु है तो √3 के अलावा वहां पर कोई और बिंदु नहीं हो सकता। या 5 है, पूर्णांक 5 है, 5 के अलावा कोई और नहीं होगा। इसको बोलते हैं अद्वितीय, यूनिक, एक और सिर्फ एक। निरूपित किया जाता है साथ ही संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु एक अद्वितीय आ गया। प्रत्येक बिंदु एक अद्वितीय वास्तविक संख्या को निरूपित करता है। यही कारण है कि संख्या रेखा को वास्तविक संख्या रेखा कहा जाता है। संख्या रेखा को वास्तविक संख्या रेखा कहा जाता है, ये भी नोट कर ले। 1870 में दो जर्मन गणितज्ञ जर्मन मैथमेटिशियन कैंटर और डेडकिन ने इसे भिन्न भिन्न विधियों से सिद्ध किया था। उन्होंने ये दिखाया था कि प्रत्येक वास्तविक संख्या के संगत साथ साथ वास्तविक संख्या रेखा पर एक बिंदु होता है और संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु के संगत एक अद्वितीय वास्तविक संख्या होती है। हर बिंदु का एक वास्तविक बिंदु होगा, वास्तविक वैल्यू होगी, और हर वास्तविक वैल्यू का एक बिंदु होगा, वो यूनिक होगा। निर्धारण किस करते हैं? आज देखिए संख्या पे हम कुछ अपरिमित संख्याओं का स्थान निर्धारण किस पर करते हैं। बड़ा सिंपल तरीका है बेटा। इस सवाल को मैं कल को बताऊंगा, और आपसे सलाह है कि आप इस सवाल को करने से पहले स्केल, कंपास और पेंसिल लेकर बैठेंगे। मैं आपको व्हाइट बोर्ड पर करके दिखाऊंगा इसको बिल्कुल।